हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। हम सभी संपूर्ण पाठ्यक्रम से, है ना, संपूर्ण पाठ्यक्रम से कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करते हैं और आजकल जो प्रश्न कर रहे हैं वो मात्र 25 प्रश्नों की करते हैं, ठीक है। और 25 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट लगाते हैं हम सभी, और ये जो है संपूर्ण जो है पाठ्यक्रम से होता है। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगी कि ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट जो है टीजीटी पीजीटी सभी राज्य के टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रख करके ये प्रैक्टिस सेट बनाई गई है। और इसमें जो भी प्रश्न हैं वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और जिनकी आने की संभावना है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं ठीक उन्हीं प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया गया है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। तो आप सभी जो है इससे लगा करके, इस प्रैक्टिस को करके आप स्वयं को अंदाज सकते हैं, स्वयं को जो है परख सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है ना। तो आइए हम सभी प्रैक्टिस सेट करते हैं। इसमें 25 प्रश्न तक हम लोगों ने किया था, 1 से लेकर के 25 तक किया था। अब बाकी 25 प्रश्नों को हम लोग करने चल रहे हैं। और 25 में जो 26 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। ये काव्य संस्कृत साहित्य से प्रश्न है और आपको बताना चाहूँगी कि संस्कृत साहित्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो लेखक है, रचनाकार है ना, कौन रचना कितने खंड में है, कौन बृहत्त्रयी में आती है, कौन लघुत्रयी में आती है ना, किसमें कितने सर्ग हैं, किसमें कितने खंड हैं। तो ये सब सारी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल निःशुल्क के रूप में प्रदान की जाती हैं और जो भी आपको बताया जाता है बिल्कुल सरलतम ढंग से और प्रामाणिक जानकारी आप सभी को दी जाने की कोशिश की जाती है पूरी तरह से। तो इतना आप समझिए कि अगर आपको पढ़ना है तो आप जो है अपनी इच्छा अनुसार इस चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। बीच बीच में मैं संस्कृत साहित्य से भी प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया करती हूँ, जिससे हमारे कोई भी प्रतियोगी विद्यार्थी, हमारे जो है मित्र, उन जो है प्रश्नों से दूर न रहे, उनके नॉलेज में रहे कि हाँ, हमें काव्य शास्त्र भी पढ़ना है, संस्कृत साहित्य से भी प्रश्न बनते हैं वो भी पढ़ना है, ग्रामर भी पढ़ना है, व्याकरण भी पढ़ना है ना। तो कहने का मतलब संपूर्ण सिलेबस के जितने भी पार्ट हैं सभी पार्टों को इसमें जो है सम्मिलित किया जाता है और कभी एक एक पर चर्चा की जाती है। जैसा कि व्याकरण जान ही रहे हैं आप सभी की, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक से हम सभी एक एक टॉपिक करते हैं और उसमें विराम चिन्ह बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद संज्ञा प्रकरण आएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सभी हम सभी उसमें सीखेंगे। तो इस तरह से तैयारी हम सभी की चलती है। तो इस क्रम में जो पहला प्रश्न है ये आ गया, अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है कौन कवि। तो जो है मुझे लगा कि बताना उचित रहेगा, आप सभी को जानकारी रहे इसकी। अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है तो भारवी भास, कालिदास और श्रीहर्ष, कालिदास और श्रीहर्ष। तो देखिए जो है एक श्लोक है, उक्ति कही गई है कि उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम और दंडिना पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। महाकवि माघ हैं, इनके अंदर इन तीनों गुण सम्मिलित करके जो है सन्निहित है इनके अंदर, इनकी रचनाओं के अंदर, ऐसा माना जाता है। जैसे भारवी हैं, भारवी क्या हैं, अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। और उपमा के लिए कौन प्रसिद्ध है, कालिदास प्रसिद्ध हैं, है ना। उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरव, तो जो भारवी हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, अर्थ गौरव के लिए। अगर यही प्रश्न बन जाए कि माघ के लिए कौन प्रसिद्ध है, माघ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो माघ जो है उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य तीनों के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और पद लालित्य, दंडिना पद लालित्य, दंडी जो है पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, 3-4 प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं कि उपमा के लिए कौन प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं बताना ज़रूरी समझी। तो अगर हम आंसर देखना चाहें हम सभी कि हमारे जो प्रश्न का आंसर है तो वो हो जाएगा भारवी। क्या हो जाएगा, भारवी हो जाएगा। भारवी जो है इनके पिता का नाम, इनके माता का नाम और इनकी कितनी रचनाएं हैं, किसके कितने खंड हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आगे हम सभी देखते हैं, जो भारवी हैं वो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं और जो भारव की रचना है वो किरातार्जुनीयम है। क्या है, भारव की रचना जो है वो क्या है, किरातार्जुनीयम है। आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा प्रश्न है, श्रीहर्ष की है नैषधीय चरितम और भास के 13 नाटक है। 13 नाटकों का वर्णन इस जो है चैनल पर आपको मिल जाएगा। और कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम,
है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि इनका नाटक है, बहुत ही फेमस है। रघुवंशम कुमार संभवम, ऋतुसंहारम है ना, 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। तो ये सारी रचनाएं कालिदास जी की हैं। आगे हम सभी बढ़ते हैं, एक ही प्रश्न पे नहीं तो ऐसे रह जाएंगे। अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका किस राज्य की बोली है? बंगाल की, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की, बिहार की। तो शायद आप सभी समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या है। तो अंगिका 27 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अंगिका जो है बिहारी हिंदी की बोली है। कहाँ की है? बिहारी है ना। और बिहारी हिंदी की अन्य बोलियों में मगही और मैथिली, मगही और मैथिली भी तो आती है। आगे हम सभी देखेंगे, मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? मुकुट शब्द है तो मुकुट शब्द तत्सम, देशज, तद्भव और संकर शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्दों को भी यहाँ जो है आप सभी को पढ़ा दिया गया है, आप देख सकते हैं। और नहीं तो आने वाले टाइम में फिर से भी बताया जाएगा, तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ा दिया जाएगा, फिर से रिवीजन करा दिया जाएगा। 28 नंबर का जो प्रश्न है ये हो जाएगा तत्सम 1 हो जाएगा। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युद्ध में स्थिर, युधिष्ठिर, इसमें अलुक तत्पुरुष समास है। ठीक है। बहुब्रीहि समास, जहाँ पर दोनों पद प्रधान ना होकर के, देखिए समास में 2 पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद बोलते हैं, दूसरे पद को क्या बोलते हैं? उत्तर पद बोलते हैं। ठीक है। तो जहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान ना हो बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है ना। और उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषा, तत्पुरुष समास में कहलाता है। कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है ना। तो इस प्रकार से हम सभी सब जो है समास से परिचित हैं और समास की क्लास भी इस चैनल पर आपको सरलतापूर्वक मिल जाएगी। कैविका स्त्रीलिंग है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इजी सरलतम प्रश्न है, सभी परिचित होंगे इससे। इसका है कवयित्री है। क्या है? कवयित्री है। वर्तनी शुद्धि से संबंधित प्रश्नों को हम लोगों ने कई दिन से जो है हम लोग देख रहे हैं इसी चैनल पर जो है व्याकरण में, है ना। तो इसमें कवयित्री है, उसमें बताया गया है आप सभी को जितने भी महत्वपूर्ण है, जितना बता दिया गया, अगर उतना आप रिविजन कर ले जाएंगे 2-3 बार तो आपका जो है कल्याण हो जाएगा उतने से। कवयित्री है। क्या है? कवयित्री है। ठीक है। ये प्रश्न बनता है, कई बार रिपीट हुआ है। तो करेक्ट आंसर हमारा 30 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्न आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। कर्ता के साथ ने का प्रयोग, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। क्या हो जाएगा? पूर्वी हिंदी, है ना। ने का प्रयोग नहीं होता है। आगे हम सभी देखेंगे, और अगर इसका क्षेत्र हम सभी देखना चाहें पूर्वी हिंदी तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, है ना, पूर्वी हिंदी। और इसका अगर विकास देखेंगे तो अर्धमागधी से हुआ है। किससे हुआ है? अर्धमागधी से हुआ है पूर्वी हिंदी। और अगर इसका क्षेत्र हम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा? फैजाबाद हो जाएगा, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, है ना, इलाहाबाद भी हो जाएगा हमारा, लखनऊ तो है ही है, लखीमपुर, बहराइच भी इसमें आ जाएगा, जौनपुर भी इसमें सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है। मिर्ज़ापुर, फतेहपुर। आगे हम सभी देखते हैं, आगे देखेंगे कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अधिशासी, अधिशासी और अधिशासी, अधिशासी, है ना। 32 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर 1 ए हो जाएगा। अधिशासी, अधिशासी। ठीक। आगे हम सभी बढ़ते हैं। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में है? ब्रज, मैथिली, अवधी, भोजपुरी। ब्रज, मैथिली, अवधी और भोजपुरी। 33 नंबर का जो प्रश्न है करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली। क्या हो जाएगा? मैथिली हो जाएगा। 33 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और त्रिलोचन शास्त्री की कुछ रचनाएं हैं जो परीक्षा में आती हैं। शब्द हो गया, धरती हो गया, ताप के ताए हुए दिन हो गया, मिट्टी की बारात हो गया, है ना, चंपा हो गया, नगई महरा हो गया, मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये तो फेमस ही है त्रिलोचन का। तो मैथिली उपभाषा में। ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये PDF थोड़ी सी कम सही आई है ना। तो जो है थोड़ा सा पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, बट मैं जो बोल रही हूँ मेरी आवाज़ को सुनते चलिए। और बाकी दोबारा से ये ध्यान रहेगा, ये PDF थोड़ा सा क्लीन मुझे कम लग रही है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी प्रश्न जो भी हैं इम्पॉर्टेंट हैं और मैं जो बता रही हूँ बिल्कुल सत्य जो भी बता रही हूँ आंसर ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे हम सभी देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? देखिए विराम चिन्हों की चर्चा तो हम सभी कर ही रहे हैं हिंदी व्याकरण में, है ना।
तो जो है विराम चिन्ह निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? अल्प विराम, देखिए पूर्ण विराम जो पूरा होता है ना, और अल्प विराम यानी कि अल्प विराम क्या होता है? ये जो कॉमा होता है ना, इसे बोलते हैं अल्प विराम। क्या बोलते हैं? अल्प विराम बोलते हैं। 34 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये जो कॉमा की तरह होता है ना, उसे अल्प विराम कहते हैं। अगर अब हम इसी को हम सभी देखें, जैसे जो विराम होता है, विराम का अर्थ होता है ठहराव, ठहराव या ठहरना, रुकना, विश्राम करना, है ना, यही है विराम। तो उनको सूचित करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया गया है, जैसे अल्प विराम, कहाँ हमें कम रुकना है, कहाँ हमें देर तक रुकना है, कहाँ किस चीज़ का है, जैसे विस्मय सूचक के लिए इस तरह से है प्रयोग किया जाता है, और ये विवरण चिन्ह इसे कहते हैं, है ना। और ये जो इस तरह से बिंदी करके इस तरह से इसे उद्धरण चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। और इसे विवरण चिन्ह बोलते हैं। क्षमा चाहूँगी, फिर से मैं बताती हूँ आप सभी को। जैसे अल्प विराम हो गया, ये जो है अल्प विराम हो गया, है ना, अल्प विराम हो गया। और अर्ध विराम ऐसे ऊपर बिंदी होगी, नीचे इस तरह से कामा लग जाएगा, अर्ध विराम हो गया। प्रश्नवाचक कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये जान ही रहे हैं। और इसके बाद अगर पूर्ण विराम की बात हो, पूर्ण विराम, तो पूरा विराम जान ही रहे, पूरी खड़ी पाई खींच दी जाएगी, है ना। और प्रश्न सूचक के लिए इसका हो गया विस्मय सूचक का प्रयोग अगर ऐसे ऐसे किया जाता है, एक पाई छोटी सी खींच जाती है, नीचे एक बिंदी रखी जाती है, तो इस तरह से हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, श्लिष्ट और उपयुक्त में से कोई नहीं। 35 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या कहा जाता है? विश्लिष्ट कहा जाता है। आगे हम सभी देखेंगे अगला प्रश्न, राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अधूरी है? राजशेखर की कुछ रचनाएं दी गई हैं और इनमें से जो अधूरी हैं उन्हें पूछा गया है कि कौन सी अधूरी है। तो बाल रामायण है, काव्य मीमांसा है, कर्पूर मंजरी है, बाल भारत है। तो ये सभी इनकी रचनाएं चर्चित हैं और ये बाल भारत जो है ये अधूरी है। क्या है? अधूरी है। बाल भारत जो है अधूरी है। ये हम सभी 37 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं। 36 नंबर का प्रश्न दे रहे हैं, बाल भारत क्या है? इनकी अधूरी रचना है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 36 का डी हो जाएगा। ठीक है। आगे हम सभी देखते हैं 37 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन प्रायः 2 होते हैं, मुख्य मतलब 2 होते ही हैं। एक स्त्रीलिंग हो गया, दूसरा क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। जिससे स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग कहलाता है और जिससे पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग कहलाता है। और संस्कृत की अगर हम बात करें यही, तो संस्कृत में लिंग 3 होते हैं और वचन भी 3 होते हैं। और यहाँ पर वचन की बात की जा रही है ना, तो एक वचन और दो वचन, एक वचन और दो वचन, मैंने लिंग बता दिया, कोई बात नहीं है ना। साथ साथ हम ये भी सीखते चलेंगे। वचन की बात की जाए तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन अगर यही संस्कृत की बात की जाए तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन इस तरह से होता है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर 37 का हमारा क्या कहलाएगा? हमारा 37 का बी हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों पर। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही खाई जाती है, नहीं दही खाया जाता है ना। दही खाया जाता है, तो यानी कि पुल्लिंग हो गया। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 38 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध है। 39 नंबर का जो प्रश्न है, तो अभिज्ञ का विपरीतार्थक अनभिज्ञ होता है। अभिज्ञ का विपरीतार्थक अनभिज्ञ होता है। ठीक है। तो इसमें जो पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो ये विज्ञ नहीं है। ठीक है। और अज्ञ का मतलब क्या होता है? अज्ञ, अनभिज्ञ। आगे हम सभी देखेंगे जैसे अभिज्ञ जो है, अभिज्ञ, विज्ञ एवं अनभिज्ञ, ये सभी क्या है? शुद्ध शब्द हैं। और ये विज्ञ का मतलब होता इसमें यही इसका आंसर हो गया, क्योंकि कौन सा अशुद्ध है, तो अशुद्ध पूछा गया है। ठीक है। आगे हम सभी देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 देखेंगे। जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाएगा। तो जो पूजा के योग्य हो उसके लिए पूजनीय, पूज्य या पूजनीय। देखिए इसमें जो है जो पूजा के योग्य हो, इसके साथ साथ इस प्रश्न में एक ये भी छिपा हुआ है कि वर्तनी शुद्धि भी पूछी गई है। एक प्रकार से वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द भी एक प्रकार से पूछा जा रहा है। दूसरा हम सभी से ये भी पूछा जा रहा है कि वर्तनी शुद्धि क्या है, क्योंकि एक ही शब्द देखिए कैसे कैसे दिया गया है। तो इसमें क्या होता है? पूजनीय होता है। पूजनीय होगा। क्या होगा? पूजनीय लिखा गया है।
जो पूजा के योग्य हो, पूजनीय। देखिए इस तरह से मैं इसमें कोई ऑप्शन मुझे सही नहीं लग रहा है, पूरा गलत लग रहा है। इसका जो शुद्ध है मैं बताती हूँ आप सभी को, पूजनीय, पूजनीय। ठीक है, ये हमारा सही होगा। अब अगर पूजनीय होगा, पूज्य या नहीं रहेगा, या हमारा गलत है, पूजनीय होगा। क्या होगा? पूजनीय होगा। आगे हम सभी देखेंगे, इसका चारों ऑप्शन मुझे गलत है। ऋषि का स्त्रीलिंग होगा, ऋषिका होगा, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषिका होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो 41 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। 42 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? तो कृतज्ञ का कृतघ्न होता है, कृतज्ञ किए गए उपकार को मानने वाला। कृतघ्न जो नहीं मानता है। विलोम का मतलब होता है विपरीतार्थक, अपोजिट शब्द, है ना। तो करेक्ट आंसर सी हो गया। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा, तो क्या होगा? 43 नंबर का जो प्रश्न है, एक शब्द अजात शत्रु होगा ना। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु ना पैदा हुआ हो उसके लिए अगर एक शब्द हम पूछे तो बताना चाहें तो क्या होगा? अजात शत्रु हो जाएगा। और अजान बाहु किसे कहते हैं ये भी देख लेते हैं। अजान बाहु उसे कहा जाता है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, अजान बाहु, है ना। और अज्ञात शत्रु मतलब ऐसे शत्रु से है जिसकी जानकारी ना हो, जो क्या है? अज्ञात है, बिल्कुल, है ना। जिसकी कोई जानकारी ना हो उसे अज्ञात शत्रु। अजात पूर्व हो गया, जैसे पूर्व में पैदा ही ना हुआ हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने चारों देख लिया और इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्याय नहीं है? बादल की पर्यायवाची नहीं है। जलद हो गया, नीरद हो गया, मेघ हो गया। वारिधि क्या है? वारिधि। 44 नंबर का जो प्रश्न है, वारिधि का अर्थ जो है पर्यायवाची सागर, समुद्र है। ठीक है, और जलद, नीरद, ठीक है, ये सभी बादल के हैं। और मेघ तो बादल का है ही है, समझ ही रहे हैं। ठीक है, जल के पर्यायवाची के अंत में बताया गया है अगर दा जुड़ जाए, दा अक्षर जुड़ने से जो शब्द बनता है वो बादल हो जाता है। और अगर इसी में जा जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? जा जन्म लेने वाला, अर्थात जो जल में जन्म लेता है। जलज, नीरज, तोयज। ठीक है, और दा जुड़ गया तोयद, जलद। ठीक है, तो ये बादल की हो जाएगी, इतना ध्यान रखेंगे। 45 नंबर का प्रश्न है, कौन सा वाक्य सही है? बैल और बकरी घास चरती हैं। बैल और बकरी घास चरती हैं। आजकल जो हम सभी पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं वर्तनी शुद्धि, हम लोगों ने देख लिया है। अब हम सभी जो पढ़ रहे हैं वो है वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। क्या पढ़ रहे हैं? वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। इसके पहले भी इस चैनल पर ये क्लास कराई गई है, लेकिन अभी बिल्कुल नई क्लास है, ताज़ी क्लास है जिसे कहते हैं, क्योंकि बहुत टाइम की क्लास हो जाती है तो हम लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो ये अभी की क्लास है और ये क्लास बहुत डीपली, बहुत अच्छे से इसमें समझाने का प्रयास किया गया है। और ये जो है समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2024 को ध्यान में रख करके कराई जा रही है। और RO ARO जो है परीक्षा 2024 को ध्यान में रख करके सामान्य हिंदी के अंतर्गत आप सभी को जो है वाक्य शुद्धि बताया जा रहा है, बिल्कुल सरलतापूर्वक बताया जा रहा है। और ये जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, TGT, PGT, टेट, UP टेट, अदर टेट, है ना। तो ये सभी के लिए उपयोगी है। आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। बिल्कुल अभी आज उसकी एक क्लास ही हुई है ना। आज उसकी पहली क्लास हुई है, तो आप चाहे तो उससे देख सकते हैं। अपनी तैयारी को, वाक्य संबंधी जो है अशुद्धियों को बड़ी सरलता से उस क्लास से आप देख करके दूर कर पाएंगे, अपनी तैयारी मजबूत कर पाएंगे। तो कौन सा वाक्य सही है इसमें? देखिए, बैल और बकरी घास चरती है, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती है। तो इसमें कौन सा शुद्ध है बताइए? 45 नंबर, बैल और बकरी घास चरते हैं। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। बैल और बकरी क्या करते हैं? घास चरते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध होगा? देखिए हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो क्या होगा? ज्योत्सना होगा। क्या होगा? ज्योत्सना होगा। आधा ता आधा सा रहेगा। ठीक है, ज्योत्सना में। आगे देखेंगे तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? देखिए अब ये भी है, ये शब्द बहुत पूछा जाता है। ज्योत्सना हो गया और कवयित्री हो गया, सन्यासी हो गया। तो जो सन्यासी है ये वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से देखेंगे तो ये वाला सही है। सन्यासी ऐसे लिखा जाएगा,
फिर 89। ठीक है, ये वाला हमारा सही माना जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक, 47 नंबर का है। आगे हम सभी देखेंगे, अगला देखेंगे, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है? उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। 48 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर मिश्र वाक्य हो जाएगा। देखिए, उसने कहा कि वाक्य पूरा नहीं हुआ है, बीच में किया गया है ना, तो ये किसका है? एक वाक्य दूसरे वाक्य को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। पहला वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, है ना, तो ये मिश्र वाक्य है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। अगर यहीं और होता, एक वाक्य करने के बाद, समाप्त होने के बाद बीच में और होता, फिर दूसरा वाक्य होता, तो वो संयुक्त हो जाता। ठीक है, सरल वाक्य परिचित ही है। प्रश्नवाचक वाक्य कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि का होता है। तो हम लोगों ने 48 नंबर के प्रश्न को देखा। फिर अब देख रहे हैं 49 नंबर के प्रश्न को। 50 नंबर का प्रश्न करेंगे। और वैसे भी ये पीडीएफ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बस एक क्लास स्टार्ट हो गई थी तो मैंने इसे जो है एंड नहीं करना चाहा। मैंने सोचा 25 नंबर का प्रश्न है और अगर पीडीएफ थोड़ी धुंधली है तो मेरी आवाज़ अगर आप सुनेंगे तो जो है वो कंफर्म हो जाएगा, अच्छे से आप कर पाएंगे। कादम्बरी किसकी रचना है? कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति, भास। अभी आपको बताया गया था कि जो कालिदास की रचना है कुमार संभवम है, रघुवंशम है, मेघदूतम है, ऋतुसंहारम है, अभिज्ञान शाकुंतलम, इनका जो नाटक है बहुत ही फेमस है, ये कालिदास जी का है। और जो है आगे जो है भास के 13 नाटक हैं ही हैं, दूत जो है, और ये किसकी रचना है? कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। किसकी है? बाणभट्ट की रचना है। 49 नंबर का जो प्रश्न है, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जो है बाणभट्ट हो जाएगा ना। कादम्बरी किसकी है? बाणभट्ट की है। अगला है मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? कुमारदास, शूद्रक, अमर सिंह और विशाख दत्त। तो मुद्रा राक्षस रचना जो है विशाख दत्त की है। किसकी है? इसके रचनाकार कौन है? विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षस 7 अंकों में विभाजित है। कितने में? 7 अंकों में विभाजित है। ठीक है, और इसमें दिखाया गया है कि चाणक्य ने नंदवंश का नाश किया। चाणक्य ने क्या किया? नंदवंश का नाश किया और कूटनीतिक चालों से नंदवंश के मुख्यमंत्री राक्षस को वह चंद्रगुप्त का मुख्यमंत्री बना देता है। इसमें राक्षस और चाणक्य के दाव पेचों, उखाड़ पछाड़ और संधि विग्रहों का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो आप इतना ध्यान रखिए कि मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, बाणभट्ट कादम्बरी, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे क्या 25 प्रश्न यही ये कंप्लीट होते हैं। अब इस पीडीएफ से नहीं पढ़ाया जाएगा, दूसरी पीडीएफ बनाई जाएगी तो उसी से क्लास ली जाएगी। 50 प्रश्नों तक हम लोगों ने देख लिया है और बहुत जल्द जो है आप सभी के समक्ष मैं लेकर के उपस्थित होने वाली हूँ यूपी जो है यूपी टीजीटी 2021 से ले करके 2021 तक यूपी टीजीटी का पेपर जो है 100 जो है 25 प्रश्न है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अब तक के हुए हैं, एक एक दिन में करके हम लोग प्रश्नों को जैसे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन को देखते हुए पढ़ेंगे तो जो है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि एक दिन में 125 प्रश्न नहीं, इसका हाफ कर लेंगे, है ना, और एक पेपर 2 पार्टों में करके पार्ट 1 पार्ट 2 करके कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस करना है हम सभी को। क्या पता आने वाले टाइम में उनसे प्रश्न बनने की संभावना, मतलब ऐसा दिखता है ना। तो मैं बहुत जल्द आप सभी के समक्ष उपस्थित होने वाली हूँ। यूपी टीजीटी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले प्रश्न पत्र हुए हैं, तो आप सभी को घबराने की ज़रूरत नहीं है और उसकी पीडीएफ बिल्कुल स्वच्छ होगी, ये जो है मैं बताना चाहूँगी आप सभी को, है ना। तो बिल्कुल अच्छी पीडीएफ होगी और मन लगा के हम सभी अच्छे से उसे सॉल्व करेंगे और इस तरह से अपनी तैयारी को एक कदम सफलता की तरफ और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और जैसा कि सुनने में आ रहा है
ठीक है, कि अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है। तो अब जो भी प्रक्रिया है हमारे जो है परीक्षा को लेकर के, वो धीरे धीरे अब जो है अपने जो है लक्ष्य पर पहुंच रही है। फॉर्म निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और जब फॉर्म निकलेगा तो हम सभी को जान ही रहे हैं कि जैसा कि 60 दिन मिलेगा, या जो है इससे थोड़ा सा 2 ही 2.5 महीने का समय मिलेगा हम सभी के लिए। और जब इतना बड़ा जो है पाठ्यक्रम है, तो उसके लिए जो है इतना समय क्या है, इसलिए जो भी समय हम लोगों को वैसे भी बहुत जो है मिला, और हम लोगों ने जो यूज किए हैं, जो अच्छे से उसका सदुपयोग किए हैं, कहने का तात्पर्य, तो उनके लिए तो बहुत ही लाभदायक है। और जो नहीं किए हैं वो अब से जग जाएं और दिन रात पढ़ाई में जो है लग जाएं, ठीक है, क्योंकि अब वैकेंसी आने वाली है और आएगी ही, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, कई साल हो गए, बहुत समय गुजर गया, ठीक है। तो थोड़ी सी उम्मीद जगी है, और ये आशा की किरण जो है जगी रहे, और निकले भी, और कल्याण भी हो प्रतियोगी विद्यार्थियों का। तो आज की क्लास यहीं तक है। अगर ये क्लास किसी कारणवश आप सभी को उपयोगी लगी हो, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए कुछ मित्रों तक, ठीक है। और हाँ, कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखें, क्योंकि जब आप सभी कमेंट करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे समझ पा रहे हैं और मैं आपको समझ पा रही हूँ, है ना। हम लोग एक दूसरे को तो देख नहीं पाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से, अपने प्रश्नों के माध्यम से मैं आप सभी तक पहुंचने का प्रयास करती हूँ, कोशिश करती हूँ। और आप सभी से जुड़ने का एक ही तरीका है कि जो है, अगर आप सभी कमेंट में अपने सुझाव लिखेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, अपने विचारों को रखेंगे, किस तरह से तैयारी की जाए, कौन सा टॉपिक है जिस पर विशेष ध्यान दिया जाए, जैसे आप लोगों की तरफ से। बाकी मैं तो समझ ही रही हूँ कि क्या कैसे करना है ना। तो उस पर भी सुझाव दे सकते हैं आप, जो है कि हाँ, ये टॉपिक जो है ज़्यादा वीक है, या इस पे थोड़ा सा कार्य करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है हम सभी को। तो उस टॉपिक पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, उस पर प्रैक्टिस सेट लाई जाएगी, मेन क्लास भी लाया जाएगा, है ना। फिर प्रैक्टिस सेट करेंगे, और जब कई बार उस पर अध्ययन करेंगे तो वो जो है चीज़ें क्या हो जाती हैं, अपने आप आसान हो जाती हैं। वही हाल है ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होति सुजान, ठीक है। ये दोहा तो सभी परिचित ही हैं। आगे हम सभी देखते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ज़्यादा चर्चा ना करते हुए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। और फिर हम मिलेंगे, एक नई क्लास के साथ मिलेंगे, नई प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।